एवरीवन, आज के वीडियो लेक्चर में जो आपका सब्जेक्ट मैथ हो जाता है उसके बहुविकल्पीय प्रश्नों की सीरीज को कंटिन्यू करेंगे जो आप लोगों के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट हो जाता है। सो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना कीजिएगा और वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए। तो चलते हैं आज की सीरीज का फर्स्ट नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। सबसे छोटा पूर्णांक है एक या जीरो या -1 या इनमें से कोई नहीं। तो सबसे पहले यह समझ लेते हैं कि क्या यहां पे पूछा गया कि पूर्णांक सबसे छोटा पूर्णांक है, पूर्णांक क्या होते हैं, तो उनको समझ लेते हैं। जैसे आपका यहां पे 0 है, ठीक है ना। उसके बाद आपका 1 2 3 4 5 ये सब क्या है, ये आपकी प्राकृतिक संख्याएं जो स्टार्ट होती हैं 1 2 3 4 5 इस तरह से आपकी स्टार्ट होती हैं और कंटिन्यू चलती हैं, ठीक है ना। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब ये होता है कि जैसे मान लीजिए आपने 1 रुपया भी, आपके पास 1 रुपया है, उसमें प्लस आपने कितना कर दिया, 1 कर दिया तो 2 हो गए, और 2 में एक और प्लस कर दिया तो 3 हो गए। अब देखिए यहां पे ये 0 तो है ही है। अब आप -1 यानी आप ऋणी है, -1 यानी आपने किसी से 1 रुपया उधार लिया तो आप ऋणी हो गए ना। उसके बाद आपने -2, अब 1 से ज्यादा 2 होते हैं। अब इधर समझिए, जैसे 1 से ज्यादा 2 होते हैं लेकिन आप क्या है, धनात्मक हैं, क्योंकि आपने इकट्ठा किए हैं पैसों को। लेकिन अब क्या है यहां पे कि आप 1 रुपए के जब ऋणी थे तो कम थे, आप पे लोड कम था, लेकिन जब आप 2 रुपए के हो गए तो ज्यादा हो गए, आप ऋण में ज्यादा चले गए। फिर जब आप 3 रुपए आपने उधार लिए तो और ज्यादा चले गए। उसके बाद जब आपने 4 रुपए उधार लिए, तो कहने का मतलब यह है कि आप जितने ज्यादा रुपए लेते चले जाएंगे उतने ज्यादा ऋणी होते चले जाएंगे। इसलिए ये आपकी तो एक जो संख्या है -1 ये बड़ी हुई है ना। बड़ी इससे हुई कि भाई आपने 1 रुपया उधार लिया तो आप कम ऋणी हुए, है ना, कर्ज में कम दबे, लेकिन जितना ज्यादा आप लेते चले जाएंगे उतना ज्यादा दब जाएंगे। तो इस तरह से ये क्रम चलता रहता है और ये क्रम कहां तक जाता है, इनफिनाइट यानी अनंत तक जाता है। तो अनंत यानी माइनस इनफिनाइट, है ना। तो यहां पे जो क्वेश्चन है सबसे छोटा पूर्णांक है, तो जो सबसे छोटा आपका पूर्णांक हो जाता है वो माइनस इनफिनाइट पर आपको मिलेगा। इसका मतलब क्या होता है, माइनस इनफिनाइट, और यहां पे ऐसा तो है नहीं ऑप्शन में, यानी कि यहां पे 1 भी नहीं, 0 भी नहीं, -1 भी नहीं, हम माइनस इनफिनाइट को ढूंढ रहे हैं, वो है नहीं। तो इसमें से कोई नहीं, यानी कि द ऑप्शन आपका राइट हो जाता है, ठीक है ना। उसके बाद क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। उस समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना होगा जिसका परिमाप 3 मीटर है। अब यहां पे क्या कह रहे हैं कि उस समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना होगा जिसका परिमाप 3 मीटर है, ठीक है ना। तो यहां पे समबाहु का जो क्षेत्रफल होता है, जो एरिया होता है वही तो होता है ना। तो देखिए √3/4 और क्या होता है, भुजा स्क्वायर, यही तो होता है ना। परिमाप कितने दिए हैं, तो परिमाप दिए हुए हैं 3 मीटर। परिमाप कितना दिए हुए हैं, तो 3 मीटर दिया गया है। और यहां पे क्या कहा गया है, त्रिभुज की बात की गई है ना, तो त्रिभुज में ये और कैसा, तो समबाहु त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज मतलब जिसकी तीनों भुजाएं बराबर हैं। मान लीजिए एक भुजा ए है तो दूसरी भुजा भी ए होगी और तीसरी भुजा भी ए ही होगी, यानी समबाहु त्रिभुज में सभी भुजाएं कैसी होंगी, तो सभी भुजाएं आपकी बराबर होती हैं। अब परिमाप जो होता है वो तीनों भुजाओं को जोड़ लीजिए। जैसे तीनों भुजाओं को जब आपने जोड़ लिया, अगर एक भुजा ए है तो दूसरी भुजा भी क्या होगी, तो एक भुजा ए है तो दूसरी भुजा भी ए ही होगी। तो ए प्लस ए, अब इसको और इसको और इसको ए प्लस ए आप जोड़ लें तो कितना हुआ, तो ए प्लस ए, तो यहां पे 1 2 3, तो 3a हुआ ना, 3a बराबर a, और कितना हुआ 1, है ना। 3a बराबर 3 है तो बराबर 1 मीटर, यानी समबाहु त्रिभुज की भुजा 1 मीटर होगी। और कैसे, देखिए √3/4 मीटर स्क्वायर, है ना। तो यहां पे जो आपका ऑप्शन देख लेते हैं, √3/4 मीटर स्क्वायर, देखिए आपका बा ऑप्शन है, यानी कि बा ऑप्शन राइट हो जाता है। उसके बाद क्वेश्चन है, निम्न में अभाज्य संख्या है। अभाज्य संख्या देखिए 8 2 4, 11 2 3, 3 7 9, 7 5 6। अभाज्य संख्याएं होती क्या है, सबसे पहले जब आप यही नहीं जानेंगे तो आप अभाज्य संख्या इसमें से छाटेंगे कैसे, है ना। तो सबसे पहले हम ये समझ लेते हैं कि अभाज्य संख्याएं क्या होती हैं। तो अभाज्य संख्या उन संख्याओं को कहते हैं जो खुद से कट जाएं, खुद से कट जाएं। और क्या है, एक से, क्योंकि एक से तो सभी संख्याएं कट जाती हैं और खुद से भी सभी संख्याएं कट जाती है, लेकिन किसी अन्य संख्या से ना कटे, वो कौन सी हो जाती है, अभाज्य संख्या हो जाती है। भाज्य संख्या कौन होती है, जो एक से भी कटे, खुद से भी कटे, प्लस और भी संख्याओं से कट जाए, है ना। तो यहां पे देख लेते हैं, देखिए कि 8 क्या है, 8 तो कट जाएगा, 4 भी कट जाएगा, यानी ये तो नहीं है। यहां पे 11 खुद से कटेगा, 1 से कटेगा, और 2 क्या है, खुद से कटेगा, 1 से कटेगा और किसी संख्या से नहीं कटेगा, और 3 भी खुद से कटेगा और 1 से कटेगा मगर किसी अन्य संख्या से नहीं कटेगा, यानी आपका यही आंसर राइट हो जाता है। और भी देख लेते हैं, 3 है, 7 है, 9 है, तो 9 तो 3 से कट जाएगा ना। अब यहां पे 7 5 6, देखिए 6 भी
अन्य संख्याओं से कट जाएगा, अन्य संख्या से कट जाएगा, जैसे 2 तिया 6, 3 दूना 6, इस तरह से कट गया ना। तो यहाँ पे जो 11, 2 और 3 है वो आपका क्या है, वो अभाज्य संख्या हो जाता है, यानी कि बा ऑप्शन आपका राइट हो जाता है। अब है परिमेय संख्या -3/4 का योगात्मक एवं गुणात्मक प्रतिलोम बताएं। अब इसमें योगात्मक और गुणात्मक, इसमें एक संख्या दी गई है, कौन सी संख्या दी गई है, -3/4 दी गई है, ठीक है ना। अब योगात्मक प्रतिलोम की बात करें तो किसी भी संख्या की वो संख्या होती है जिसको अगर किसी संख्या में जोड़ दिया जाए तो उसका मान कितना हो जाता है, तो 0 हो जाता है उसका मान। और गुणात्मक में संख्या उस संख्या के द्वारा गुणा करके 1 मिलती है, ठीक है ना। तो अब इसको समझ लेते हैं, -3/4 का x योगात्मक प्रतिलोम है, कौन सा, तो x जो है वो योगात्मक प्रतिलोम है। अगर x को जोड़ने पर मान 0 आएगा, जैसे आपका हो जाता है x बराबर 0, और अगर x बराबर 3/4, तो ये क्या है, योगात्मक 3/4 हो जाता है। अब देखिए गुणात्मक की बात करें, गुणात्मक प्रतिलोम, तो -3/4 गुणे x बराबर 1, तो x बराबर -4/3। अब इस तरह का आंसर देखिए किसमें है, तो आपका 3/4 और -4/3, यानी कि आपका बा ऑप्शन में दिए हुए हैं, तो आपका बा ऑप्शन राइट हो जाता है। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से रेखीय समीकरण कौन सा नहीं है। ये पूछ रहे हैं कि रेखीय समीकरण कौन सा नहीं है, एक नहीं है वही आपका सही होगा और जो होंगे वो आपका गलत होगा। यानी रेखीय समीकरण वहां पर होता है जहां पर चर की अधिकतम घात जो होती है वो 1 होती है। जैसे चर और अचर तो आप लोग अच्छे से जानते हैं। चर कौन से होते हैं, तो जो चर हैं वो जैसे x, y ये सब हो जाते हैं। और अचर कौन होते हैं, तो अचर जैसे 1 2 3 4 5 जो भी जितने भी नंबर होते हैं। अचर का मतलब होता है जो बदल नहीं सके और चर का मतलब होता है जो बदल सके, है ना। तो यहां पे कहा गया है कि चर की अधिकतम घात जो होती है वो कितनी होती है, 1 होती है। तो यहां पे समझ लेते हैं, जैसे आपका हो जाता है x + 8 = 27। और यहां पे क्वेश्चन में क्या कह रहे हैं, निम्नलिखित में से रेखीय समीकरण कौन सा नहीं है, जो नहीं है वो बताना है। तो x + 8 = 27, देखिए इसमें x पे x एक ही तो है, घात एक ही है। 3x - 5 2x + 8 ये भी नहीं है। 2x की पावर 2 है ना, ऊपर 2 लगा हुआ है, यानी यही नहीं है आपकी। तो जो आपका सा ऑप्शन है वो राइट हो जाएगा, क्योंकि यहां पे 2 घात लगी हुई है। और 2 घात वाले को क्या कहते हैं, द्विघातीय समीकरण। 3 घात वाले को क्या कहते हैं, त्रिघातीय समीकरण, है ना। तो इस तरह से हो जाता है। क्वेश्चन है, किसी ठोस द्वारा घेरे गए स्थान की माप कहलाती है। तो ठोस का मतलब क्या होता है, सबसे पहले इसको समझ लेते हैं। हालांकि ये आपका शॉर्ट में है और इसमें एक ही टिक करना है कि क्षेत्रफल या आयतन या धारिता या परिमाप, तो हम इसमें भी टिक कर दें तो कोई दिक्कत नहीं है, आप अभी इसको रट भी लेंगे। लेकिन चीजें रटने वाली नहीं है, मैथ में क्या होता है ज्यादातर चीजें समझने वाली होती है। तो जब आप समझेंगे तो आप बहुविकल्पी टाइप, अतिलघु टाइप, लघु सभी को आप अच्छे से सॉल्व कर पाएंगे, ठीक है ना। तो चलते हैं कि किसी ठोस द्वारा घेरे गए स्थान की माप क्या कहलाती है। तो ठोस का मतलब क्या होता है इसको समझ लेते हैं। किसी त्रिभुज के द्वारा दिए गए स्थान की माप अगर पूछता है तो त्रिभुज क्या घेरता है, तो त्रिभुज घेरता है, देखिए त्रिभुज क्या घेर रहा है, तो क्षेत्र घेरता है, क्षेत्रफल या एरिया, आप इसको एरिया भी कह रहे हैं ना। यहां पर ठोस वस्तु की बात की गई है, किसकी बात की गई है, तो ठोस वस्तु की बात की गई है ना। ठोस वस्तु में ऊंचाई भी होती है, यानी लंबाई चौड़ाई के साथ साथ क्या होता है, जैसे लंबाई भी होती है ठोस वस्तु में, चौड़ाई भी होती है ठोस वस्तु में, और क्या होता है, और ऊंचाई भी होती है। यानी लंबाई चौड़ाई के साथ ऊंचाई भी होती है और वस्तु आयतन घेरता है। तो यानी घन का, घनाभ का, बेलन का, शंकु का, इन सब का आयतन निकाला जाता है। यानी इनका आयतन ही तो निकाला जाता है, जैसे आपका बेलन का हो गया, शंकु का हो गया आयतन, इनका सबका आयतन निकाला जाता है ना। तो इस तरह से जो आपका आंसर हो जाता है वो आयतन, यानी कि बा ऑप्शन आपका राइट हो जाता है। क्वेश्चन है, -1 और 1 के बीच कितनी परिमेय संख्या प्राप्त हो सकती है। तो -1 और 1 के बीच कितनी परिमेय संख्या प्राप्त हो सकती है, तो इसको देख लेते हैं। अगर परिमेय संख्याओं की बात की जाए या कोई भी संख्या पूछे तो पूर्णांक को छोड़कर, पूर्णांक अभी हम लोग उस पर डिस्कस कर चुके हैं ना, पूर्णांक सबसे छोटा पूर्णांक कौन है, तो -∞ है ना, और सबसे बड़ा कौन है, तो -1, क्योंकि -1 से फिर -2 -3 -4 जितना ज्यादा आप ऋण लेते जाएंगे उतने ज्यादा ऋणी होते चले जाएंगे, वही बात तो हुई। तो पूर्णांक को छोड़कर कोई आप बहुत सारी संख्याएं निकाल सकते हैं। इसमें -1, इसमें जैसे बहुत सारी संख्याएं होती हैं -1 से
और 1 के बीच में अगर परिमेय संख्या हमको निकालना है तो जैसे हमने लिख लिया, जैसे हमने क्या लिख लिया 1/240, तो हम फिर निकालेंगे 2/240 है ना, फिर निकालेंगे 3/240। इसका मतलब यह है कि संख्याएं खत्म नहीं होंगी, जितना हम बढ़ते जाएंगे उतना मतलब हम लिखते जाएंगे। किसी में 1 जोड़ दिया तो वो संख्या फिर बढ़ गई, फिर जोड़ दिया 1 तो मतलब वो संख्या फिर बढ़ गई, है ना। लेकिन ये सभी ऋण -1 और 1 के बीच में आएंगी। ये संख्या किसके बीच में आएंगी, तो -1 और 1 के बीच में आएंगे, यानी अनंत। अब यहां पे अनंत आपका ऑप्शन है तो वही राइट है, यानी कि सा ऑप्शन आपका राइट हो जाता है। -1 और 1 के बीच में कितनी परिमेय संख्या प्राप्त होती है, तो अनंत प्राप्त होती है। उसके बाद है एक वर्ग की परिमाप 4 मीटर है, ठीक है ना। उसका क्षेत्रफल क्या होगा। वर्ग कैसा होता है, वर्ग ऐसा ही तो होता है जिसकी चारों भुजाएं बराबर होती हैं, है ना। और आयत में क्या होता है, जिसमें 2 भुजाएं बराबर होती हैं, आमने सामने की होती हैं। तो ये आप देखिए, अगर एक भुजा ए है तो दूसरी भी ए है, तीसरी भी ए है, चौथी भी, यानी चारों भुजाएं बराबर है। तो ये क्या हो जाता है, चारों भुजाओं का योग परिमाप के बराबर होता है। तो 4a का मान 4 मीटर है। यहां पे देखिए एक वर्ग की भुजा का परिमाप 4 मीटर है, तो 4a का मान क्या है, तो 4 मीटर है, तो a का मान 1 मीटर हो जाएगा। यही तो है, क्षेत्रफल पूछ रहा है तो एरिया जो होता है वो भुजा का वर्ग होता है, यानी 1 मीटर का स्क्वायर 1 मीटर स्क्वायर होगा, है ना। तो 1 मीटर स्क्वायर यहां पे हो जाएगा। ये देखिए आपका जो आ ऑप्शन है वही राइट हो जाएगा, ठीक है ना। क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन आपका हो जाता है a² - 2ab प्लस 2, यहां पे है a² - 2ab प्लस b² बराबर होता है। तो किसके बराबर होता है, तो आप सूत्र जानते हैं कि a - b², यहां पे देख लेते हैं, a - b² बराबर a² - 2ab प्लस b²। और यहां पे पूछ क्या रहे हैं, a² - 2ab प्लस b², तो किसके बराबर होता है, तो a - b² के। तो ये बा ऑप्शन में है, तो यही आपका राइट हो जाता है। क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा रेखिक समीकरण नहीं है। यहां पे रेखिक समीकरण जो नहीं है वो पूछ रहे हैं, ठीक है ना। तो देख लेते हैं रेखिक समीकरण यानी रेखीय समीकरण, जिसमें ऐसा समीकरण जिसमें चर होता है और उसकी घात 1 होती है ना। तो जिसमें क्या होता है, घात 1 होती है, चर मतलब x है या y है, तो चर है उसमें घात 1 होती है, तो उसे रेखीय समीकरण कहा जाता है। एक से ज्यादा घात हो तो हम उसको क्या कहेंगे, जब किसी पे एक से ज्यादा घात लगी हो, तो जैसे मान लीजिए x पे 2 लगी तो द्विघातीय समीकरण हो जाता है, और अगर ऐसे घात 3 लगी हो त्रिघातीय समीकरण हो जाता है। यही तो होता है। यहां पर देखिए रेखीय समीकरण नहीं होना चाहिए, यही तो क्वेश्चन में है कि जो नहीं है वही सही है। तो चर 1 है, यानी देखिए पहले में आप देख सकते हैं यहां पे, यानी कि चर 1 है, यानी m एक ही तो है, एक ही बार तो यूज हुआ है, तो ये रेखीय समीकरण है, यानी इसको काट दें। यहां पे जो नहीं है उसको सही करना है। अब सेकंड में देखिए y है, इसकी घात कितनी है, तो 1 ही तो है। यहां पे ऐसे तो नहीं लगा हुआ है, y की स्क्वायर तो नहीं लगा हुआ है, सिर्फ ये y है, तो यानी ये रेखीय समीकरण है। फिर थर्ड में आप देख लें, 5 × 2p + 1 = 4। इसमें भी p की घात कितनी है, तो 1 ही है। p कितना है, तो घात तो 1 ही है ना। उसके बाद है x + 1/x = 7। इसमें यहां पर हर बराबर करके, जब आप हर बराबर करेंगे, जैसे x² + 1/x = 7, तो क्या हो जाएगा, तो यहां पे आप देख ले x² + 1 = 7x, x² = 7x + 1 बराबर 0। यानी यहां पे ये क्या है, यहां पर जब आप बराबर करेंगे तो यहां पर एक था, x से गुणा हो जाएगा, ठीक है ना। तो x + 1/x = 7 रेखित समीकरण नहीं है। तो ये जो आपका हो जाता है द ऑप्शन, ये रेखित समीकरण नहीं है। तो इस तरह से यही ऑप्शन आपका राइट हो जाता है, ठीक है ना। क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन आपका हो जाता है, एक त्रिभुज की भुजाएं 3 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर और 8 सेंटीमीटर हैं। तो त्रिभुज होगा, तो वो त्रिभुज कैसा होगा, समकोण त्रिभुज होगा, या अधिक कोण त्रिभुज होगा, या विषम बाहु त्रिभुज होगा, या त्रिभुज संभव नहीं है। तो यहां पे देख लेते हैं, आप इसको खुद करके देखिए, आप समझ जाएंगे कि इसमें कौन सा ऑप्शन राइट है और कौन सा राइट नहीं है, ठीक है। सबसे पहले आप बड़ी भुजा लीजिए, सबसे बड़ी कौन सी है, तो 8 सेंटीमीटर है ना, तो आप इसको 8 सेंटीमीटर भुजा मान लीजिए, ठीक है। अब इसमें क्या कीजिए, 3 सेंटीमीटर आप एक और खींचेंगे। इसमें देखिए सबसे पहले कितना है कि 8 है और 3 है और 5 है, तो आप सबसे पहले 5 खींच लीजिए यहां पे, ठीक है। उसके बाद आप 3 खींच लीजिए। अब ये यहां पे फिट नहीं हो रहा है, पूरा नहीं होगा ना, तो त्रिभुज यहां पे क्या है, संभव नहीं है, क्योंकि यहां पे ये जो स्पेस बचा है, तो त्रिभुज कैसे इसको आप मान लेंगे। कहने का मतलब ये है कि एक हो तो कम से कम इतना होना चाहिए जो सबसे बड़ी भुजा है, यानी जो सबसे बड़ी भुजा कौन सी है, तो 8 सेंटीमीटर है ना, तो सबसे बड़ी जो भुजा 8 सेंटीमीटर है
वो बाकी दो भुजाओं यानी कि 3 और 5, अब 3 प्लस 5 कितना होता है, तो बराबर 8 ही तो होता है। तो दोनों भुजाओं के योग से छोटा होना चाहिए। अब ये भी 8 है और ये भी 8 है, और जबकि ये दोनों भुजाओं का जब योग हो तो ये छोटा होना चाहिए, यानी कि 8। अब जो छोटा होना चाहिए तो वो हो जाता है 3 प्लस 5, यानी इधर का मुंह खुला है, ये बड़ा होना चाहिए। जो ये वाली संख्या जो सबसे बड़ी यहाँ पे है 8 सेंटीमीटर, जो भुजा है वो क्या होनी चाहिए, छोटी होनी चाहिए, यानी 3 और 5 का योग होता है 8, और 8 से छोटा इसका मान होना चाहिए। यहाँ पर क्या है, बराबर है। यहाँ पर क्या है, 8 और 8 दोनों बराबर है ना, तो त्रिभुज संभव नहीं है। इसलिए जो आपका ऑप्शन है त्रिभुज संभव नहीं है, वो आपका राइट आंसर हो जाएगा। और आप ऐसे भी बहुत सिंपल से समझ सकते हैं कि भाई 8 आपने खींचा, फिर उसके बाद 5 खींचा, और उसके बाद आपने 3 खींचा, यहीं तक रह गया, तो आप त्रिभुज कैसे इसको बना पाएंगे? तो ये संभव है ही नहीं, है ना। ज्यादा लेंदी ना करें, तब भी ऐसे ही सिंपल तरीके से आपने इसको सॉल्व कर लिया। अब आपका क्वेश्चन हो जाता है निम्नलिखित संख्याओं में से प्राकृतिक संख्याएं। तो प्राकृतिक संख्या कौन सी है, यानी इसमें कौन सी है, तो इसमें दो है। क्योंकि ये जो आपकी प्राकृतिक संख्या जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8, ये सब क्या है, ये प्राकृतिक संख्या है। और प्राकृतिक संख्या में जब जीरो लगा देते हैं, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8, अभी इसमें जीरो नहीं लगा तो ये प्राकृतिक संख्या हो गई। और जब हमने इसमें जीरो लगा दिया तो ये कैसी संख्या हो गई, ये पूर्ण संख्या हो गई। यहाँ पे पूछा क्या गया है, यहाँ पे प्राकृतिक संख्या पूछा गया है, तो प्राकृतिक संख्या आपकी 2 हो जाती है। इसमें देखिए 2 है तो 2 हो जाती है। √2 ये नहीं होगी, 3.5 ये भी नहीं होगी, और 0 तो ये तो है ही नहीं, क्योंकि जब ये तो पूर्ण संख्या हो जाती है जब ये लगता है ना। तो इस तरह से आपका हो जाता है। तो 2 है, लेकिन ये जैसे अभी हमने आपको बताया कि √2 3.5 और 0 ये प्राकृतिक संख्या नहीं है, ठीक है ना। और 0 क्या है, तो पूर्ण है, और पूर्णांक में भी आता है ये। इस तरह से आप इसको समझ लें। अब है निम्नलिखित में से कौन सी परिमेय संख्या नहीं है। तो परिमेय संख्या कौन सी होती है, जो p/q फॉर्म में लिखी होती है, p/q फॉर्म में लिखी होती है, वही तो परिमेय संख्या होती है ना। तो इसमें देखिए 22/7, ये आप कहेंगे कि पाई का मान है 22/7, तो ये आपकी क्या है, ये p/q फॉर्म में लिखी हुई है, p/q फॉर्म में लिखी हुई है, तो यानी ये तो हो गई, इसको तो आप हटा दें। बच्चे ये 3 संख्या, अभी आप 0.69, हम इसको पहले देख लेते हैं 0.69, तो आप इसको क्या करेंगे, 69 है तो आप ऐसे कर ले, ये पॉइंट हटाया, अमन लगाया, और यहाँ पे 6 और 9 है तो एक एक जीरो बढ़ा दिया। अब उसके बाद 6 और 9 और 100 ये किस फॉर्म में हो गई, ये भी तो p/q फॉर्म में हो गया ना, ये भी आपका p/q फॉर्म में हो गया। अब देखिए यहाँ पे आपका आ जाता है, ये तो आपकी p/q फॉर्म में पहले से ही लिखा हुआ है। अब अगर आप सोचेंगे ये पाई बचा, तो क्या पाई इसमें राइट ऑप्शन है ना, तो इस पे भी डिस्कस कर लेते हैं। क्योंकि देखिए पाई का मान 22/7 होता है, लेकिन ये कैसा होता है, ये अप्रोक्सीमेट वैल्यू होती है ना। 22/7 जो होती है वो एग्जैक्ट वैल्यू नहीं होती है, और जो एग्जैक्ट वैल्यू है उसको p/q रूप में व्यक्त नहीं किया जा सकता। क्यों नहीं किया जा सकता है, क्योंकि पाई का मान कितना माना गया है, पाई का मान 3.14, और अगर बिल्कुल सही बात पूछी जाए तो इसका अभी तक मान ही नहीं, इसको एकदम लगभग में माना जाता है, लेकिन अभी मान कहां इसका निकल पाए, अभी ये अज्ञात है ना। तो लगभग में माना गया 3.14 मान चलता जाता है, और इसे क्या है, अब इसमें ये चलता ही जाता है, ठीक है ना। और के रूप में, यानी इसे किसी p/q के रूप में व्यक्त नहीं किया जा सकता, यानी जो पाई का मान है उसे नहीं व्यक्त किया जा सकता किसमें, p/q फॉर्म में। पाई को भले ही, अभी देखिए इस पे डिस्कस किया कि भले ही 22/7 लिखा जाता है, जो एग्जैक्ट वैल्यू को p/q रूप में व्यक्त नहीं किया जा सकता है। पाई एक अपरिमेय संख्या होती है। अगर आ जाए कि पाई कैसी संख्या होती है, तो पाई हो जाती है अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, जो p/q में नहीं लिखी जा सकती है। तो इस तरह से जो आपका बा ऑप्शन है वो राइट हो जाता है। क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। निम्न में सर्वसमिका है, तो सर्वसमिका जो है वो कैसी होती है, तो हम देख लेते हैं, इसको समझ लेते हैं कि हम सर्वसमिका को 2x + 3 = 5, पहले समीकरण में x का मान 1 रखने पर, जब आप x का मान 1 रखेंगे तो क्या होगा, यहां पे आपने एक मान रख दिया तो कितना बन गया, तो 2x + 3 = 5, यानी x = 1 हो गया। x की जगह पर 1 रखेंगे तो मान बराबर आ जाएगा, क्योंकि x का मान जैसे रखा तो 2 × 1 हो गया, और प्लस 3 तो कितना हो गया, 5 होगा, इधर भी 5 है, यानी 5 5 हो गया। लेकिन जब हम x की जगह पर 2 रख दे, मान लीजिए 2 है और x की जगह पे 2 रख दिया और प्लस आपका 3 रख दिया, तो कितना हो गया, 2 दूना 4 और 3 7 हो गया। तो ये बराबर 5 तो नहीं रहा, यानी कि ये अब नहीं हो पाया। अब ऐसे ही आप 2x के मान बढ़ाते चले जाएंगे तो बिल्कुल भी ये संभव नहीं है कि हो पाएगा, है ना। और अब यहां पे देख लें, ऑप्शन आ में आप लोग देख सकते हैं, जैसे कि यहां पे कि
अलग अलग मान रखने पर दोनों पक्षों का मान बराबर नहीं आ रहा है, तो ये सर्वसमिका नहीं है। आप इस तरह से समझ लें, ठीक है। अब सेकंड ऑप्शन में हम देख लेते हैं। सेकंड ऑप्शन जैसे आपका है 2 और x प्लस 1 और बराबर 2x प्लस 2, ठीक है। तो यहां पे आपने क्या किया, 2x यानी 2x, और फिर क्योंकि गुणा इसमें भी की जाती है फिर इसमें भी गुणा की जाती है ना, दोनों में करेंगे तो 2x, और आपका ये कितना हो गया, प्लस है तो प्लस कर देंगे, 2 2 एक कम 2, तो कितना हो गया आपका, और यहां पे देखिए 2x और 2 देखिए बराबर आ गया, तो यहां पर भी आपका बराबर है, यानी ये क्या है। अब देखिए यहां पे और समझ लेते हैं, अगर बा में x का मान 1 रखते हैं तो 2 गुणे 2 हो जाता है, x का कोई भी मान रखेंगे तो दोनों पक्षों में बराबर होगा, यानी जैसे यहां पे आपने 2 रख लिया तो यहां पे भी 2 रख लिया, यहां पे 3, जितने भी आप रखेंगे तो उतना ही आपको दूसरे में भी रखना पड़ेगा, यानी कि आपका क्या होगा कि आपका मान बराबर रहेगा। तो इस तरह से ये क्या हो जाएगा, ये सर्वसमिका हो जाएगी, यानी कि आपका बा ऑप्शन राइट हो जाएगा, ठीक है ना। उसके बाद और इस तरह के क्वेश्चन बहुत ज्यादा एग्जाम में बनते हैं, तो ध्यान रखिएगा और अच्छे से चीजों को समझिएगा। कहीं पर कोई डाउट है तो प्लीज आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, हम उसका रिप्लाई आप लोगों को जरूर से जरूर देंगे। क्वेश्चन हो जाता है 3x प्लस 2 की घात है, 3 के ऊपर x प्लस 2 की घात लगी हुई है और बराबर 81, तो x का मान होगा। अब x का मान हमें निकालना है, तो इसके लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम करेंगे ये कि 3 की घात x प्लस 2 है ना, 3 की घात आपका x प्लस 2 है, और ये क्या हो जाता है, यहां पे लिखा हुआ है ना, और बराबर 81 लिखा हुआ है, तो ये 3 की घात के रूप में लिखा है। अब 81 को भी हम क्या करेंगे, यानी जो आपका 81 लिखा हुआ है इसको भी 3 की घात के रूप में लिख लेंगे। अब 3 की घात के रूप में लिखने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें देखिए 3 गुणे 3, 3 तिया 9 हो गया, गुणे 3, 3 तिया 9 त्रिक 27 हो गया, एक बार 3 और बढ़ाएंगे, 3 तिया 9 त्रिक 27, तिया कितना होता है, तो 27 तिया आपका 81 हो जाता है। 1 2 3 4, यानी कि 3 की घात 4 यहां पर लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं ना। अब यहां पर हम क्या करेंगे, 3x प्लस 2, यहां पे हो जाएगा आपका 3x प्लस 2 बराबर 3 की घात 4, ये हो गया। आधार देखिए यहां पे भी और यहां पे भी 3 है, यानी कि आधार यही तो होता है, और घातांक जो ऊपर घात लगी होती है, तो ये आपका क्या हो गया, जो आधार समान है यहां पर, ठीक है। अगर ऐसा होता है तो घातांक का नियम लगाते हैं, और घातांक का नियम क्या होता है उसको समझ लेते हैं। यहां पे घातांक का नियम लगाएंगे कि घात जो भी होगी वो आपस में बराबर होगी। कैसे बराबर होगी, तो x प्लस 2 बराबर 4 है ना, x प्लस 2 और यहां पे है बराबर 4, यहां पे इरेज करके लिख देते हैं, x प्लस 2 बराबर, यहां पे बराबर है 4, तो x बराबर 4/2, तो 2 एकम 2, 2 दूना 4 है ना, तो x का मान निकल कर क्या आ गया, 2 निकल कर आ गया ना। तो यहां पे है ऐसा ऑप्शन 2, देखिए आ गया आपका ऑप्शन। और एक नियम याद रखिएगा कि दोनों पक्ष आपस में बराबर हो तो घातांक संख्याएं आपस में बराबर है, तो अगर आधार समान है तो घात भी समान होगी, ये चीज आप लोग ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन हो जाता है परिमेय संख्या -24/45 के समतुल्य, समतुल्य मतलब समान तुल्य हो, तो वो आप लिखिए। तो ये देखिए बहुत ही आसान है, और आपका मतलब कहते नहीं कि 30 सेकंड भी नहीं लगेंगे इस तरह का आंसर जो आपको लाने में। अब यहां पे समझ लें कि 24 और आपका माइनस का 45, अब ये किससे कट जाएगा, देखिए आपका तीनों अट्ठे 24, यानी 3 से कट गया आपका, तीनों अट्ठे 24, और 3 एकम 3 और 3 पच्चे 15, यानी 3 से आपका कट गया, माइनस का आपका माइनस रहा, यानी 8/15, 8/15, और काहे के बच्चे हैं ये आपके, तो माइनस के, है ना। तो यहाँ पे आप देख लें, यहाँ पे 8/15, और ये देखिए बा ऑप्शन है, यानी कि यही आपका राइट है ना, बहुत ही ईजी है। उसके बाद है समीकरण x/4 + 10 बराबर -4 में x का मान होगा। तो इसमें देख लेते हैं, सबसे पहले हर समान कर लेते हैं, क्या +40 बराबर 4 इज इक्वल टू -4, x प्लस 40 इज इक्वल टू -16, तो x बराबर -16 -40, तो कितना निकल कर आया, माइनस माइनस प्लस होता है, यानी कि इनको जोड़ना है, तो जब दोनों को जोड़ेंगे 16 और 40 कितना हो जाता है, तो 56 हो जाता है, और दोनों जगह माइनस, तो यानी बड़ी संख्या के सामने तो माइनस का ही, तो माइनस के 56, यानी यहाँ पे ये राइट हो जाता है। तो क्वेश्चन हो जाता है एक वर्ग जिसकी भुजा 1.6 मीटर है, वर्ग का क्षेत्रफल होगा। यहाँ पे क्या पूछ रहे हैं, यहाँ पे क्षेत्रफल पूछ रहे हैं, ठीक है ना। और आप लोग को पता है कि वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, तो वर्ग का क्षेत्रफल आपका हो जाता है भुजा स्क्वायर हो जाता है, क्या हो जाता है, तो भुजा स्क्वायर, या आप ए स्क्वायर कह सकते हैं, है ना।
आपका ये हो जाता है। इसका मतलब क्या होता है, जो संख्या है, जैसे जब भुजा स्क्वायर है तो इसको आप उसी संख्या को उसी संख्या से आप क्या करेंगे तो गुणा कर देंगे। तो 1.6 इंटू 1.6 आप जब गुणा करेंगे तो आंसर जो निकल कर आएगा वो आपका 2.56। अब ये देखिए 1.6 और 1.6 और यहाँ पे 2.56, यानी कि दशमलव देखिए दो नंबर है 1 और 2, यहाँ पे 1 2, इसलिए आपको जो है इकाई दहाई, दहाई के बाद आपको क्या लगाना है, दशमलव लगाना है। तो इस तरह से 2.56 आपका आंसर हो जाता है, यानी कि किस ऑप्शन में है, तो आपका बा ऑप्शन राइट हो जाता है 2.56 वर्ग मीटर। ठीक है ना। क्वेश्चन है सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या। देखिए अगर बात करें सम संख्याओं की तो सम संख्या कौन सी होती हैं, तो सम संख्या आपकी हो जाती है 2, ठीक है ना, 4, उसके बाद 6, उसके बाद 8, 10, 12, इस तरह से ये सम संख्याएं होती है। यानी ये देखिए 2 से 4 कट जाता है, 2 से 6 भी कट जाता है, 2 से 8 कट जाता है ना। और अगर विषम संख्या की बात की जाए, यहां पे देखिए सम संख्या है, और विषम संख्या की अगर बात की जाए तो विषम संख्या आपकी जैसे 3 हो जाती है, 5 हो जाती है, 7 हो जाती है, 11 हो जाती है, यानी जो 2 से नहीं कट पाती है। अब यहां पे पूछ रहे हैं अभाज्य संख्या, और सबसे छोटी सम भी हो और अभाज्य भी हो। तो अभाज्य संख्या को समझ लेते हैं। अभाज्य संख्या जो हो जाती है वो आपकी 2 है, क्योंकि 2 देखिए या तो खुद से कटेगी या तो 1 से कटेगी, बाकी और से नहीं, क्योंकि 1 से तो सभी संख्याएं कटती हैं। उसके बाद 3 है तो 3 किससे कटेगा, या तो खुद से कटेगा या 1 से कटेगा। उसके बाद 5 हो जाती है, 5 का भी यही है कि या तो ये 1 से कटेगा या 5 से कटेगा, लेकिन किसी अन्य संख्या से नहीं कटेगा। उसके बाद 7 हो जाता है, यही कंडीशन है, 11 है, यही कंडीशन है, यानी ये अभाज्य संख्याएं हो जाती हैं। अब देखते हैं क्या पूछा है क्वेश्चन में कि सम अभाज्य, यानी जो सम भी हो और अभाज्य भी हो और सबसे छोटी हो। तो सबसे छोटी जो भाई स्टार्ट हुआ है जिससे, वही तो सबसे छोटा है। तो यहां पे देखिए 2 है और यहां पे भी आपका 2 हो जाता है, और सबसे छोटी जो अभाज्य संख्या है वो सम अभाज्य संख्या वो 2 हो जाती है। इस तरह से जो आपका आंसर हो जाता है वो बा ऑप्शन यानी कि 2 राइट हो जाता है। ठीक है ना। क्वेश्चन है आपका किसी त्रिभुज का क्षेत्रफल 45 वर्ग सेंटीमीटर तथा आधार 15 सेंटीमीटर है। इस त्रिभुज की ऊंचाई है कितनी है, 15 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर या 6 सेंटीमीटर। तो यहां पे क्वेश्चन में क्या कह रहे हैं कि किसी त्रिभुज का क्षेत्रफल 45 वर्ग सेंटीमीटर तथा आधार 15 सेंटीमीटर है। इस त्रिभुज की ऊंचाई है। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल, ये त्रिभुज का क्षेत्रफल देखिए क्या हो जाता है, त्रिभुज का क्षेत्रफल इस तरह से आप लिख सकते हो ना, a बराबर 1/2 गुणे आधार और गुणे ऊंचाई, यही तो होता है ना, गुणे ऊंचाई। अब क्षेत्रफल तो यहां पे दिए ही हुए हैं, किसी त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना दिए हैं तो 45 हो गया। उसके बाद ये आपका हो जाता है 1/2, और क्या हो जाता है कि यहां पे देखिए आधार कितना है तो 15 सेंटीमीटर है, तो यहां पे आपका इंटू 15 हो जाता है। पूछ क्या रहे हैं तो ऊंचाई पूछ रहे हैं, इस त्रिभुज की ऊंचाई क्या है, तो ऊंचाई आपका ये हो जाता है ना। यहां पे आप h, ये आपकी ऊंचाई पूछी जा रही है। अब क्या करेंगे, जो पूछा जा रहा है यानी ऊंचाई पूछी जा रही है, तो इस तरह से आपका क्या हो जाता है 45, और आपका हो जाता है यहां पे देखिए, यहीं पे आप समझ लें 45 और आपका कितना हो जाता है इंटू टू हो जाता है, और ये आपका 15 हो जाता है। अब इसको काट दे, 15 कम 15, 15 3 45 और 3 दूना 6, यानी 6 सेंटीमीटर, क्योंकि सेंटीमीटर में दिए हुए हैं तो सेंटीमीटर। इस तरह से 6 सेंटीमीटर आपका आंसर हो जाता है। ये आपका दा ऑप्शन में है, इस तरह से दा ऑप्शन आपका राइट है। दो असमान परिमेय संख्याओं के बीच परिमेय संख्याएं कितनी होती हैं, 10, 1, अनंत 2। तो जैसे एक संख्या आप ले लीजिए, कोई भी आप संख्या ले लीजिए, कोई भी संख्या ले लीजिए। मान लीजिए हमने यहाँ पे 1/1050 ले ली, उसके बाद यहाँ पे हमने 2/1050 ले ली, फिर उसके बाद 3/1050 ले ली, है ना। तो आप जितनी भी संख्या लेते चले जाएंगे, जितनी भी, तो इसका मतलब क्या हुआ कि परिमेय जो संख्याएं हैं, दो असमान परिमेय संख्याओं के बीच में जो परिमेय संख्याएं होती हैं वो अनंत होती हैं, इनफिनाइट होती हैं, यानी कि जो आपका सा ऑप्शन है वो राइट हो जाता है। क्वेश्चन है निम्नलिखित कथनों में सत्य कथन है, एक धनात्मक पूर्णांक अपने योगात्मक प्रतिलोम से बड़ा होता है। सेकंड है एक ऋणात्मक पूर्णांक अपने योगात्मक प्रतिलोम से बड़ा होता है। शून्य एक पूर्णांक नहीं है और -17 बड़ा है -5 से।
तो हम देखिए कहां से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम स्टार्ट कर लेते हैं, आपका शून्य एक पूर्णांक नहीं है। तो क्या शून्य एक पूर्णांक नहीं है? ऐसा नहीं है, ये आपका गलत है। क्यों? क्योंकि शून्य एक पूर्णांक है। हमने आपको बताया था बहुत डिटेल में कि देखिए समझ लेते हैं, फिर से हम समझ लेते हैं। यहां पे 0 है, फिर उसके बाद 1 हो जाता है, उसके बाद 2, उसके बाद 3 और फिर 4, फिर 5, ये सब। और इधर जो आपका होता है -1 और -2, -3, इस तरह से आप लिखते चले जाएं, -4। तो ये क्या है? यानी शून्य एक पूर्णांक नहीं है। तो ये शून्य क्या है? अगर हम सबसे छोटे पूर्णांक की बात करें कि सबसे छोटा पूर्णांक कौन होता है, तो माइनस इंफिनाइट होता है। ठीक है ना? क्या होता है? माइनस इंफिनाइट। लेकिन यहां पे क्या कहा गया? शून्य एक पूर्णांक नहीं है, जबकि शून्य एक पूर्णांक है। तो इस तरह से ये आपका गलत हो जाता है। -17 और ग्रेटर देन, यानी जिधर मुंह खुला हो वो बड़ी मानी जाती है संख्या, और जिधर का मुंह बंद हो वो छोटी संख्या मानी जाती है। अब यहां पे आप समझ लें कि देखिए, जैसे आपने 1 रुपया कमाया और फिर 2 रुपए आपने इकट्ठा किए, फिर 3 रुपए इकट्ठा किए, यानी आप जो है वो इस तरह से कि आपके पास इकट्ठा हो रहा है धन, यानी आप ऋणी नहीं है। तो आप क्या, 1 से बड़ा 2 होते हैं, 2 से बड़े 3, 3 से बड़े 4, 4 से बड़े 5, 5 से बड़ा 6, इस तरह से क्रम बढ़ता जाता है। और जितना आपके पास, जितनी संख्या आगे जाएंगी उतना ज्यादा आपके पास धन है। इस तरह से आप समझ लें। लेकिन अगर आप इधर आप मानेंगे -1, -2, -3, अगर हम इसमें सबसे बड़ी संख्या की बात करें तो सबसे बड़ी संख्या कौन सी है? -1 है। अब आप कहेंगे इधर एक सबसे छोटी संख्या है और इधर -1 सबसे बड़ी संख्या है, कैसे? तो देखिए, अगर आपने किसी से 1 रुपया उधार लिया, यानी आप ऋणी हो गए 1 रुपए के, यानी कम दबाव आप पे है। लेकिन जब आपने माइनस यानी 2 रुपए ले लिए, यानी आप 2 रुपए में माइनस में चले गए। फिर आपने 3 रुपए ले लिए तो 3 रुपए में माइनस में चले गए। जितना ज्यादा आप रुपए लेंगे, जितना ज्यादा आप उधार लेंगे किसी से, उतने ज्यादा आप ऋणी होते चले जाएंगे। यानी कि जब आपने 1 रुपया लिया तो कम ऋणी आप हुए। तो इस तरह से यही बड़ी संख्या तो मानी जाएगी। और इधर जब आपने 1 रुपया कमाया तो कम है, और जितना ज्यादा आप करते चले जाएंगे उतने आपके ज्यादा हो जाएंगे। तो इधर ये ज्यादा होता है। तो इस तरह से हम लोग कहां पे थे? देखिए कि -17। अब देखिए, 5 रुपए आपने उधार लिए तो आप कम ऋणी हैं, यानी 5 रुपए माइनस के 5 जो है वो बड़े होते हैं -17 से। और यहां पे अगर इस तरह से लिखा होता, इधर का ये मुंह होता, तो ये सही होता। लेकिन -17 पे ये है, तो इसलिए ये भी गलत आपका हो जाता है। अब देख लेते हैं, एक ऋणात्मक पूर्णांक अपने योगात्मक प्रतिलोम से बड़ा होता है। क्या कह रहे हैं? एक ऋणात्मक प्रतिलोम, मान लीजिए आप ये 2 संख्या ले लीजिए, माइनस की 2 आपने यहां पे ले लिया, ठीक है, और एक ऋणात्मक पूर्णांक अपने योगात्मक यहां पे 2 है। अब इसमें आप खुद से देख सकते हैं, अभी इतनी डिटेल में डिस्कस की, तो आप खुद इसमें अंदाजा लगा सकते हैं, यानी आपको खुद समझ में आ गया कि कौन बड़ा है। तो -2 बड़े हैं या 2 बड़े हैं? क्योंकि भाई -2 यानी आप ऋणी हैं, आप बड़े कैसे हो सकते हैं? और जिनके पास है, जिन्होंने अपना जोड़ा इकट्ठा किया अपनी मेहनत से, यहां पे अलग उस चीज का नहीं है औचित्य, यहां पे औचित्य इस चीज का है कि 2 रुपए आपके पास हैं और 2 रुपए आपने उधार लिए हैं, तो आप माइनस में हैं। उधार लिए तो माइनस में है, और 2 रुपए आपके पास है तो आप प्लस में है, यानी आप बड़े हैं। ये 2 बड़ा है। लेकिन यहां पे क्या कहा गया कि एक ऋणात्मक पूर्णांक, यानी ये बड़ा है, बता रहे हैं कि ये बड़ा है अपने योगात्मक से, यानी ये छोटा है। तो ऐसा तो नहीं है। तो इस तरह से ये भी आपका गलत हो जाता है। अब बचा क्या? तो ये आ ऑप्शन बचा। अब लेकिन समझ इसको भी लेते हैं, क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि 4 ऑप्शन होते हैं, चारों गलत दिए हुए होते हैं, ऐसा भी होता है। तो सब पे हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। एक धनात्मक पूर्णांक अपने योगात्मक प्रतिलोम से बड़ा होता है, क्योंकि बिल्कुल सही है, क्योंकि एक जो धनात्मक है, धनात्मक मतलब आपकी 0 से इधर की संख्या है ना, ये अपने योगात्मक यानी इधर की संख्या से बड़ा होता है। तो जी हाँ, बिल्कुल सही है ये चीज, है ना, कि जो उधार लिया जिसने, तो वो तो फिर छोटा हो गया ना, क्योंकि उसको वो कर्जे में हो गया, वो ऋणी हो गया। इस तरह से आपका हो जाता है। उसके बाद आपका है 21 की अनुवर्ती। अनुवर्ती संख्या मतलब होता है आगे की संख्या, पूर्ववर्ती मतलब होता है पीछे की संख्या, यानी अनुवर्ती की अनुवर्ती यानी आगे की संख्या 2 बार पूछा गया, यानी 21 के आगे की संख्या 22 और 22 के आगे की संख्या 23। अब देखिए यहां पे 23 कहीं ऑप्शन है, तो आपका 23 ऑप्शन राइट हो जाता है। क्वेश्चन है, एक आयताकार मैदान का क्षेत्रफल 0.5 हेक्टेयर है। यदि इस मैदान की एक भुजा 125 मीटर है तो दूसरी भुजा की माप होगी। अब देखिए, एक मैदान है, ठीक है ना, और कैसा मैदान है? आपको पता, आयत कैसी होती है कि जिसकी आमने सामने की 2 भुजाएं बराबर होती हैं, वो आयत कहलाती है। इसमें जो कोण बनता है वो 90 डिग्री का कोण बनता है। 90 डिग्री का कोण यानी कि समकोण बनता है। अब क्या कह रहे हैं? एक आयताकार मैदान का क्षेत्रफल। क्षेत्रफल क्या होता है? उसका एरिया होता है ना, जो एरिया होता है यानी आपका क्षेत्रफल, वो कितना है? 0 यानी 0.5, और कितने में है? हेक्टेयर। ये भी ध्यान रखिएगा,
हेक्टेयर, यही तो कह रहे हैं ना, हेक्टेयर में है, तो आपने ये लिख लिया 0.5 हेक्टेयर। इस मैदान की एक भुजा 125 मीटर है, तो मान लीजिए एक भुजा जो हो गई वो 125 मीटर है, तो दूसरी भुजा की माप होगी, दूसरी भुजा और भुजा का मान, यानी मान निकालना है मीटर में। ये देखिए दिए हुए हैं कि आयताकार मैदान का क्षेत्रफल 0.5 हेक्टेयर, इस मैदान की एक भुजा 125 मीटर। तो क्या हुआ यहां पे कि मीटर में दिए हुए हैं और हेक्टेयर को मीटर में करने के लिए, अब एक जगह हेक्टेयर में दिए हुए हैं, एक जो नंबर है वो आपका मीटर में दिए हुए हैं, तो इसको करने के लिए दोनों को पहले समान करेंगे, यानी कि दोनों को हम एक जैसा करेंगे। तो एक हेक्टेयर में क्या होता है, एक हेक्टेयर में कितना होता है, तो एक हेक्टेयर में 10,000 मीटर स्क्वायर होता है। कितना होता है, तो 10,000 मीटर स्क्वायर होता है। अब यहां पे समझ लेते हैं, क्षेत्रफल दिया गया है, ठीक है ना, तो 0.5 हेक्टेयर। तो जब हम क्या करेंगे, जब हम देखिए यहां पे समझ लेते हैं, इसको इरेज कर देते हैं, यहां पे जगह थोड़ी सी कम है, तो यहां पे 0.5 हेक्टेयर तो क्षेत्रफल आपका हो जाता है ए बराबर 5,000 मीटर स्क्वायर। ठीक है, क्षेत्रफल दिया गया है इसलिए 5,000 मीटर स्क्वायर हो जाएगा। और आयत का क्षेत्रफल कितना है, तो आयत का क्षेत्रफल देख लेते हैं, आयत का क्षेत्रफल यानी ए बराबर ए गुणा बी हो जाता है। ठीक है, ए गुणा बी हो जाता है। अब क्षेत्रफल दिए हुए हैं तो आपका क्षेत्रफल निकल कर कितना है, क्योंकि आपने अभी इसको चेंज भी तो किया है ना, तो 5,000 हो जाता है बराबर 125 और क्या है गुणे में आपसे बी, यहां पे आपका हो जाता है गुणा बी हो जाता है, बी हो जाता है। अब क्या करेंगे, बी इधर रख देंगे और बराबर में क्या करेंगे 5,000 बटे 125। अब देखिए 125 एकम 125 और 125 चक्कू 500, यही तो होता है, और एक जीरो लगा दिया, यानी बराबर में कितना हो गया 40। तो दूसरी भुजा कितनी होगी, 40 हो जाएगी। तो इस तरह से आपका जो आंसर हो जाएगा देखिए 40 मीटर, वही आपका राइट आंसर होगा, यानी कि आपका जो सा ऑप्शन है वो राइट हो जाएगा। यहाँ पे देखिए सा ऑप्शन आपका क्या है, वो राइट है। अब यहाँ पे क्वेश्चन आपका हो जाता है 1 घन मीटर बराबर है, तो 1 घन मीटर बराबर है यानी 1000 घन मीटर, 10 लीटर और 100 लीटर और 1000 लीटर। तो 1 घन मीटर यानी 1 मीटर क्यूब होता है। कितना होता है 1 घन, तो 1 मीटर और क्यूब होता है। अब लीटर में परिवर्तित करना है तो 1 लीटर जो होता है बराबर कितना होता है 1000 सेंटीमीटर क्यूब। अब मीटर को क्या लिखा जा सकता है, तो मीटर को लिखा जा सकता है 100 सेंटीमीटर, 100 सेंटीमीटर आपका हो जाता है क्यूब। अब क्या करेंगे, 100 सेंटीमीटर क्यूब है तो इसमें क्या करेंगे, देखिए आपका एक के आगे क्या करेंगे 6 जीरो लगा देंगे, क्योंकि 2 2 4, देखिए यहाँ पे 2 है तो 2 2 4 2 6, तो 6 जीरो लगा देंगे, 1 2 3 4 5 6। अब 6 जीरो लगा दिया। अब लीटर में बदलने के लिए क्या करेंगे, 1000 से हम इसको भाग दे देंगे, तो 1 2 3, 1000 से भाग दे देंगे तो क्या करेंगे 3 जीरो नीचे के काट देंगे और 3 जीरो ऊपर के। ठीक है, बचा क्या, तो 1 देखिए बराबर 1 और ये 3 जीरो बचे, यानी 1000 लीटर यहां पे हो जाएगा। ठीक है ना। अब जैसे मान लेते हैं एक एग्जाम्पल से, जैसे 1 मीटर लंबाई, 1 मीटर चौड़ाई और 1 मीटर ऊंचाई, अगर आपने कोई गड्ढा मान लिया, जैसे उसको अपने माइंड में आप एक चीज सोच लीजिए, ठीक है ना, गड्ढा दिमाग में सोच लीजिए और गड्ढे में 1000 लीटर पानी भर सकते हैं, किसमें, जिसमें 1 मीटर लंबाई हो, 1 मीटर चौड़ाई हो, 1 मीटर ऊंचाई, तो इसमें आप कितना पानी भर सकते हैं, तो आप 1000 लीटर पानी भर सकते हैं। तो इसी तरह से आपका 1000 लीटर हो जाता है। अब आप देख ले इसमें कहां पे ऑप्शन है, तो द ऑप्शन आपका राइट हो जाता है। पूर्ण संख्याओं में योग का तत्समक अवयव होता है। अब पूर्ण संख्याओं में योग का तत्समक, योग मतलब जोड़ना होता है, और तत्समक मतलब होता है, तत्समक मतलब वो होता है कि अगर कोई ऐसी संख्या है जिसको जोड़ने पर कोई भी परिवर्तन ना हो और आंसर वही रहे, वो योग का तत्समक अवयव है। आखिर ऐसी कौन सी संख्या हम जोड़ें जो बराबर रहे, है ना। अब अगर हम मान लीजिए कोई एक संख्या ले लेते हैं, मान लीजिए 5 ही संख्या ले लेते हैं, उसमें हमने 1 जोड़ दिया तो क्या हुआ, 6 हो गया। ऐसा तो नहीं, योग का तत्समक अव्यय का मतलब ये होता है कि वही संख्या रहे, लेकिन वही तो नहीं संख्या रही, यहां पे संख्या तो 6 हो गई, यानी ये गलत हो जाता है।
अब जैसे हम किसी संख्या में मान लीजिए 5 ही है, 5 ही नंबर यही ले लेते हैं, उसके बाद हमने 2 जोड़ दिया, तो अब इसमें क्या हुआ, 2 और 5 कितना हो जाता है 7, तो इसमें भी परिवर्तन हो गया, यानी ये भी परिवर्तित हो गया, ये भी राइट आंसर नहीं है। फिर 5 में हमने क्या किया, 5 में हमने 100 ले लिया, अब उसके बाद तो ये तो 105 हो गया, इसका मतलब इसमें भी क्या है कि परिवर्तन हो गया। अब 5 में क्या करेंगे, प्लस 0 कर देंगे, तो 0 आप जोड़े किसी भी संख्या में तो क्या कोई मान में परिवर्तन होता है, मान में परिवर्तन नहीं होता है। जैसे मान लीजिए हमारे पास कुछ भी एक भी रुपया नहीं और आपके पास 5 रुपए है, हमारे पास 0 रुपए है और एक में मिलाया तो कितने बने, तो 5 ही तो रहे। तो ये क्या है, योग का तत्समक अव्यय है, यानी कि 0 को जब जोड़ेंगे तो कोई भी परिवर्तन नहीं होगा, यानी कि ये योग का तत्समक अव्यय है। आप चीजों को इस तरह से समझें, जब उसका मतलब समझेंगे तो आप आंसर बहुत ही आसानी से कर पाएंगे। आई होप आप लोगों को चीजें समझ में आ रही होंगी। क्वेश्चन आपका हो जाता है 56, 70 और 84 का लघुत्तम समापवर्त है। लघुत्तम समापवर्त यानी लासा निकालना है, निकाल लेते हैं। देखिए यहां पे क्या है, 56, 70 और 84, तो हम ले लेते हैं 56 और 70 हो जाता है और 84 हो जाता है। अब इसको हम काट देते हैं। सबसे पहले जब सबसे छोटी संख्या है उससे काटेंगे, अगर छोटी संख्या से नहीं कट रहा है तब आगे बढ़ेंगे। ये रूल्स तो आप लोगों को पता होंगे, बहुत अच्छे से पता है, ठीक है ना। तो 2 दूना 4 हो जाता है, कितना 2 से कट गया। अब यहाँ पे 1 बच गया तो यहाँ पे 2 8 16 हो जाता है, ठीक है ना। अब उसके बाद यहाँ पे आपका 2 तिया 6 है ना, और 2 तिया 6, 1 बच गया तो 2 पंजे 10, और उसके बाद 2 चक्कू 8 है ना, 4 बार में चला गया, और 2 दूना 4। फिर उसके बाद आपका हो गया, फिर से 2 बार में 2 से देखते हैं, अगर 2 से कटता है तो ठीक, वरना आगे बढ़ते हैं, आगे संख्या से काटते हैं। तो 2 एकम 2 और 2 चक्कू 8 यानी 4 बार में गया। फिर अब आपका ये 2 एकम 2 और ये 15 यानी ये नहीं कट रहा है, तो जैसे का तैसा हम उतार लेंगे। उसके बाद आपका 2 दूना 4 और 2 एकम 2 ये आपका कट गया। जो इसमें ये होता है जो नहीं कटती है संख्या उसको वैसे ही उतार लेते हैं। अब देखिए क्या आपका 2 से कटेगा, जी हाँ बिल्कुल भाई, 14 है तो 2 सती 14 7 बार में कट जाएगा, तो 2 सती 14 हो गया। उसके बाद ये 35 2 से तो नहीं कटेगा क्योंकि अभी नहीं कटा था, तो अब दोबारा कैसे कट सकता है। 21 भी है, ये भी नहीं कटेगा, तो इसको भी ऐसे ही हम उतार लेंगे। अब क्या करेंगे, अब देखिए यहां पे आपका 7 35 21 है, तो हम इसको 3 से काट सकते हैं क्योंकि 2 से कटा है, अब आगे की संख्या 3 ही तो होगी ना, तो हम पहले एक एक स्टेप आगे बढ़ेंगे। तो 7 तो 3 से कट नहीं सकता, तो हम 7 को ऐसे ही उतार लेंगे। 35 भी 3 से नहीं कट सकता क्योंकि 3 एकम 3 और ये 5 बचा, तो ऐसे तो नहीं कट सकता, तो हम क्या करेंगे 35 को भी ऐसे ही उतार लेंगे, ठीक है ना। और 21 कट जाएगा है ना, 3 सत्ते 21, तो यहाँ पे कट गया, इसका मतलब ये कट गया। अब 3 से, क्योंकि अभी ये 7 नहीं कट रहा था, अभी ये 35 नहीं कट रहा था, और अब देखिए 7 फिर हो गया, यानी अब 3 से नहीं कटेगा। अब किससे कटेगा, अब ये कटेगा 7 से, है ना, क्योंकि ये सारी संख्याएं क्या है, ये विषम है, तो ये कौन से किससे कटेंगे, तो ये विषम संख्या से ही कटेगा। तो 7 एकम 7 और 7 पचे 35 है ना भाई, 7 एकम 7 और यहाँ पे 7 7 एकम 7 7 14 7 21 7 28 7 पचे 35, तो यहाँ पे 7 पच्चे 35 हो जाएगा। और आपका कितना होगा, 7 एकम 7। अभी देखिए यहाँ पे 5 रह गए, यहाँ पे 5 से काटते, पहले भी ऐसा कोई नियम नहीं है कि आप पहले आपने काट दिया, मतलब कटना चाहिए आपका। अब यहाँ पे 5 ही से कटेगा, तो 5 एकम 5, ये 1 से तो 1 ही रहेगा, 5 एकम और ये 1। अब आपका जो निकल कर आता है वो है 2 2 2 3 बार 2 निकल कर आया, 5 एक बार निकल कर आया, 7 एक बार और 3 एक बार। अब क्या करेंगे, इसको हम देखिए इस तरह से लिख देंगे, 2 गुणे 2 गुणे 2, ठीक है ना, और गुणे कितना है 3 गुणे 7 और गुणे और आपका 5 हो जाता है। अब देख लेते हैं, 2 दूना 4 दूना 8, 8 त्रिक 24, ये आपका हो गया। तो आपका 8 त्रिक 24 और आपका हो गया 7 पच्चे 35, 7 पच्चे 35। अब आप इसका गुणा कर देंगे, 5 अट्ठे 40, तो 40 का 0 और कैरी ली 4 हो गया ना, 5 दूना 10 और 4 14, 3 चक्कू 12 के 3 चक्कू 12, 12 के 2 हासिल 1 और 3 दूना 6 और 1 7। अब यहाँ पे देखिए 0 का 0, 4 2 6 और 7 और 1 8, यानी कितना बना 800। यहाँ पे कुछ थोड़ा सा रह गया, हम देख लेते हैं, फिर से यहाँ पे कर देते हैं। आपका देखिए बन के कितना आया है, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे और 5 गुणे और आपका 7 गुणे 3, यही तो आया ना निकल के। तो 2 दूना 4 दूना 8, 8 पंजे 40, ये निकल कर आया, ठीक है ना। तो 40 आपका हो गया गुणे 3 सते 21, ये आपका निकल कर आया। अब 40 और 21 की आप क्या कर लें, गुणा कर लें, तो 40 और 21 की आप गुणा करेंगे तो 1 0 में 0, 1 चक्कू 4, 2 0 में 0, 2 चक्कू 8, तो आपका देखिए 0 का 0, 4 का 4 और 8 का 8, ये आपका 840 निकल कर आ जाता है, ठीक है ना। तो इस अकॉर्डिंग देखिए 840 कहां पर आपका है, तो सा ऑप्शन में है, तो इस तरह से आपका सा ऑप्शन राइट हो जाता है। और ये जरूरी नहीं कि हमने इस तरह से टेबल करिए, 2 दूना 4 दूना 8 पंजे 40, आप जैसे आपको आसान लगे कि आप इधर से कर सकते हैं, 5 सत्ते 35 तिया ऐसे कर सकते हैं, जैसे आपको आसान लगे। ऐसी कोई वो नहीं है कि जैसे हमने टेबल पढ़ा वैसे ही आपको टेबल पढ़नी है ना, ये सब चीजें तो आप लोग बहुत अच्छे से जानते हैं।
उसके बाद क्वेश्चन हो जाता है समीकरण 2.8x बराबर 5.4 प्लस x का हल है। x का हल है यानी क्या करना है, यहां पे मान पूछ रहे हैं, ठीक है ना। तो जब मान पूछ रहे हैं तो इसमें हम क्या करेंगे, इसमें सबसे पहले ये करते हैं जो x वाले पद हैं उनको एक तरफ रखा जाता है और जो संख्या वाले हैं, है ना, जो संख्या वाले पद हैं उनको एक तरफ रखा जाता है। तो क्या कर लेते हैं, सबसे पहले यही प्रक्रिया कर लेते हैं, यानी 2.8x और आपका जो x है, तो जब हम इधर उठा के x को लाएंगे, क्योंकि जब हम ले जाते हैं बराबर के इधर लाते हैं या बराबर के उधर ले जाते हैं, जो चिन्ह होता है वो बदल जाता है। अगर माइनस में है तो प्लस में हो जाता है और प्लस में है तो माइनस में हो जाता है। इधर प्लस में है x तो आपका किस में हो जाएगा, तो माइनस में x हो जाएगा। बराबर आपका क्या रहेगा, तो 5.4 ये रहेगा। अब देखिए क्या करते हैं, अब इसमें से हम माइनस, क्योंकि ये माइनस है, x को माइनस करना है, तो एक x हमने माइनस कर दिया, तो जब एक x माइनस किया तो यहाँ पे कितने बचे 1.8x, क्योंकि ये तो पॉइंट में है और यहाँ पे ये 2 है, तो 2 में से 1 गया तो एक ही तो बचेगा 8x, और बराबर आपका क्या रहेगा 5.4 ये हो जाएगा आपका। अब क्या करेंगे, अब आपका जो ये x है इसको उठा लेंगे, ठीक है ना, x, और ये जो आपकी संख्या पहले से रखी है तो वो संख्या तो आपकी जहां पे वहीं पे रहेगी, तो 5.4 ये इस तरह से हो जाता है, और ये इधर गुणे में है तो क्या करेंगे, इसको भाग में कर देंगे, तो 1.8 ये आपका हो गया। अब क्या करेंगे, देखिए यहां पे आपका 1.8x गुणे में है तो वो चीज आपकी भाग में हो गई। अब दशमलव हटा सकते हैं, कैसे हटा सकते हैं, तो 10 का ऊपर नीचे से गुणा कर दे तो आप दशमलव हटा सकते हैं, और जब दशमलव यहां पे नहीं रहे तो आप क्या करेंगे, ये 18 और 54 हो गए, तो 18 कम 18, 18 दूना 36 और 18 तिया 54, तो 18 कम 18, 18 तिया 54 हो जाता है। इस तरह से जो आपका x का मान निकल कर आता है वो 3 हो जाता है। 3 आपका आंसर, अब देख लें यहां पे 3 तो सा ऑप्शन में है, यानी कि आपका सा ऑप्शन राइट हो जाता है। अब क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन आपका हो जाता है नेक्स्ट, यदि किसी समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल 400√3 वर्ग सेंटीमीटर हो तो उस त्रिभुज का परिमाप होगा। तो उस त्रिभुज का परिमाप क्या होगा, सबसे पहले यह समझ लेते हैं, जो समबाहु त्रिभुज होता है यानी जिसकी सभी भुजाएं समान होती हैं, समबाहु त्रिभुज यही तो होता है, और त्रिभुज ऐसा ही तो होता है, ये तो आप लोग बहुत अच्छे से जानते हैं ना, जिसकी सभी भुजाएं बराबर वो समबाहु त्रिभुज होता है। तो समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल का सूत्र, सबसे पहले इसका समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल का सूत्र देख लेते हैं। तो a बराबर आपका हो जाता है 3 बटा, ये यहाँ पे 3/4 हो जाता है, और ये आपका हो जाता है भुजा स्क्वायर, ठीक है। क्षेत्रफल दिया गया है, क्योंकि देखिए क्षेत्रफल कितना है 400√3 यही तो दिया गया है, तो 400 क्षेत्रफल जब यहाँ पे दिया गया तो इसकी जगह पे हम 400√3 लिख लेंगे, और बराबर जो इसका ये देखिए यहाँ पे है, इसका जो सूत्र है वो लगा लेंगे, तो √3/4a और स्क्वायर हो जाता है। a का मान निकालना चाहें तो कैसे निकालेंगे, देखिए यहाँ पे आपका a यही तो है ना, तो a 400 गुणे 4 गुणे कितना हो जाएगा, तो √3 हो जाएगा, और बटे आपका हो जाएगा √3। अब क्या करेंगे, √3 से भाग दिया है ना, तो √3 और √3 क्या होगा, √3 और √3 कट जाएगा। अब क्या बचा, 400 गुणे 4, तो कितना हुआ, तो 400 गुणे 4 आपका हो गया, यहां पे लिख देते हैं 400 गुणे 4 बराबर 1600, यहां पे हो गया ना। तो a स्क्वायर बराबर लिख सकते हैं 1600 को 4 का क्या लिख सकते हैं, यानी सॉरी 40 का क्या लिख सकते हैं, 40 का स्क्वायर लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, तो 40 का स्क्वायर लिख सकते हैं। तो इस तरह से आपका a बराबर कितना आ जाएगा, क्योंकि ये इधर है तो इधर रूट में लग जाएगा, फिर इसका मतलब 40 हो जाएगा ना, 400 स्क्वायर तो बराबर 40, यहाँ पे 40 है। अब यहाँ पे क्या चीज पूछ रहे हैं, अब देखिए यहाँ पे 40 निकल कर आया है ना, तो इसको यहाँ पे 40 है, हम यहाँ पे रेस कर देते हैं, जो 40 निकल कर आया है आपका a बराबर 40। अब यहाँ पे समझिए, अभी आपका क्वेश्चन कंप्लीट नहीं हुआ है, अभी इसमें पूछ क्या रहा है, तो त्रिभुज का परिमाप होगा। अब आपको परिमाप निकालना है, तो परिमाप क्या है, देखिए जो त्रिभुज है उसमें क्या है, यहाँ पे देखिए त्रिभुज है, तो मान लीजिए a अगर ये है, a अगर ये है, अगर ये, सभी भुजाएं क्या होती हैं बराबर, एक पॉइंट से चलना, जैसे यहां से चल रहे, ठीक है, शुरू करें तो पॉइंट पर आने तक की दूरी क्या कहलाती है, तो जैसे यहां से यहां तक और यहां पे आए, उसी पॉइंट पे आ गए तो परिमाप कहलाती है, यही तो है ना। अब परिमाप क्या होगा, तो परिमाप आपका 1 2 3 यानी 3 है, क्योंकि 1a 2a और 3a यानी 3a हो जाएगा, 3a हो जाएगा ना। तो a का मान क्या है, अब जब 3a है और यहां पे आपका जो मान निकल कर आया है वो कितना आया है, तो 40 निकल कर आया है, तो परिमाप का मान क्या हो जाएगा, तो जो आपका a है वो 40, देखिए 3, अब यहाँ पे कोई सिंबल नहीं है, उसका मतलब क्या होता है कि गुणा करना है ना, और किससे आपको गुणा करना है, तो 40, क्योंकि यहाँ पे 40 है, तो आप यहाँ पे कर लें,
40 और 3, तो 3 जीरो में 0 और 3 चक्कू 12, यानी कि 120 आपका 120 सेंटीमीटर, यही तो है ना, 120 सेंटीमीटर में दिए में तो सेंटीमीटर में आएगा, तो 120 सेंटीमीटर किसमें है, देखिए आपका बा ऑप्शन है, यानी कि बा ऑप्शन आपका राइट हो जाता है। क्वेश्चन है आपका एक्स स्क्वायर माइनस 2xy प्लस 9y स्क्वायर और एक्स स्क्वायर प्लस 2xy माइनस 8y स्क्वायर का योगफल होगा। अब इसमें से कौन सा योगफल होगा, तो इसको सॉल्व करना रहेगा भाई। 2x स्क्वायर है या 2x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर है या 2x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर या x स्क्वायर प्लस 2y स्क्वायर है। अब यहां पे क्या करेंगे, यहां पे पूछ क्या रहा है, योगफल, यानी जोड़ने में, योगफल मतलब जोड़ना होता है, जोड़ने में जो क्या करना होता है, जो समान पद हैं वो जुड़ जाएंगे। समान पद जैसे एक्स स्क्वायर का पद तो एक्स स्क्वायर में जुड़ेगा, यही तो होता है ना, एक्स स्क्वायर का जो पद है वो एक्स स्क्वायर में जुड़ेगा और जो एक्स वाई का जो पद है वो एक्स वाई में जुड़ेगा और चिन्ह में कोई परिवर्तन नहीं होगा, क्योंकि योगफल की बात की जा रही है। यहां तक क्लियर है ना। अब यहां पे कर लेते हैं, यहां पे आपका हो जाता है एक्स स्क्वायर माइनस 2xy प्लस 9y स्क्वायर, और क्या है दूसरा आपका जो दिए हुए हैं वो है एक्स स्क्वायर और प्लस आपका है 2xy और आपका माइनस में दिए हुए हैं 8y और स्क्वायर आपका हो जाता है। अब इसको जोड़ना है तो देखिए प्लस प्लस आपका प्लस ही रहेगा, माइनस प्लस यानी माइनस करेंगे और यहां पे आपका हो जाएगा प्लस माइनस यानी माइनस। अब यहां पे चीजों को आप समझिए, देखिए एक्स स्क्वायर जैसा कि अभी बताया कि एक्स स्क्वायर क्या होगा, जुड़ेंगे एक्स स्क्वायर यानी एक ये एक्स तो कितने हो गए 2x हो गए ना, 2x और स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए जो समान होते हैं तो 2xy दोनों में है, 2xy एक प्लस का है एक माइनस का है, जब प्लस का है माइनस का है तो इसको कट कर देंगे। अब बचा क्या, अब देखिए प्लस का 9y स्क्वायर है और माइनस का 8y स्क्वायर है। अब इसको प्लस माइनस माइनस करेंगे, है ना, तो 8y स्क्वायर है जो 9y स्क्वायर में से 8y स्क्वायर निकालेंगे भाई, 9 में से 8 निकाल देंगे तो कितना बचेगा, एक ही तो बचेगा, तो y स्क्वायर एक ही y बचेगी और जो y स्क्वायर हो जाएगा। और आप देखिए जो आपका जो चिन्ह है बड़ी संख्या के सामने प्लस का है तो प्लस का आप लगा देंगे, तो इस तरह से जो आपका निकल कर आया 2x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। अब आप देखें इस तरह का जो दिए हुए हैं ऑप्शन वो किस में है, तो 2x स्क्वायर देखिए यहां पे है और प्लस आपका 2x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर, तो प्लस y स्क्वायर यानी कि बा ऑप्शन आपका राइट हो जाता है, ठीक है ना। अब क्वेश्चन आपका हो जाता है संख्याओं 10, 65 एवं 91 का लघुत्तम समापवर्त है। लघुत्तम समापवर्त मतलब क्या होता है, आप लोग अच्छे से जानते हैं, लासा होता है निकालना, ठीक है ना। लघुत्तम समापवर्त यानी कि लासा निकालते हैं, तो इसमें क्या करते हैं, पहले संख्याओं को लिख लेते हैं, उसको फिर आपको पता है गुणनखंड विधि या भाग विधि से आप निकालते हैं। तो हम क्या करते हैं, हमने सबसे पहले यहां पे लिख लेते हैं, थोड़ा सा लॉन्ग हो जाता है तो फिर पेज नहीं बचता है, पेज ले लिया करेंगे हम। तो क्या होता है यहाँ पे 10 और आपका हो जाता है 65, यही तो पूछ रहे हैं, और आपका कितना हो जाता है 91। तो अब इसको हम काटते हैं, तो सबसे पहले हम 2 से, देखिए 10 तो 2 से कट जाएगा, तो हम 2 ही संख्या ले लेते हैं, 2 पंजे 10, और अब देखिए 2 तियां 6 और 5 ऐसे ही रह जाएगा, यानी जो नहीं संख्या कट रही है उसको उसी तरीके से हम उतार लेंगे, और उसके बाद ये वाली भी संख्या 2 से नहीं कट रही है यानी कि इसको भी ऐसे ही उतार लेंगे हम। अब यहाँ पे सारी विषम संख्याएं, कोई सम नहीं है, इसका मतलब सम नंबर से ये नहीं कटेंगी, लेकिन अगर 3 से काटेंगे तब भी नहीं कटेगी, क्योंकि देखिए 3 से 5 नहीं कटेगा, 3 दूना 6 यहाँ पे कट जाएगा, यहाँ पे रह जाएगा, फिर उसके बाद 3 तियां 9 और 1 बच जाएगा, यानी कि विषम संख्या 3 के बाद क्या है, तो 5 है, तो हम 5 से काटेंगे, तो 5 एकम 5, ठीक है ना। और उसके बाद यहाँ पे जो संख्या 6 है तो 5 एकम 5 और यहाँ पे 1 ले लिया तो 5 तियां 15 हो जाता है। उसके बाद आपका देखिए ये संख्या आपकी 5 से भी नहीं कट रही है, तो इसलिए हम ये संख्या इसी तरह से ऐसे उतार लेते हैं। उसके बाद क्या करेंगे, अब जब 5 से पहले नहीं कटी तो अब नहीं कटेगी, लेकिन सब विषम संख्या है यानी कि विषम संख्या ही से कटेगा, तो 5 के बाद विषम संख्या 7 हो जाती है, तो जो 1 है वो 1 ही रहेगा, उसमें तो कोई नहीं, क्योंकि सबको हमको 1 ही करना है लास्ट में, है ना। अब क्या करेंगे, तो 7 से 13 नहीं कटेगा भाई, 7 दूनी 14 होता है ना, तो 13 को हम ऐसे ही उतार लेंगे, 13 को हम ऐसे ही उतार लेंगे। अब क्या करेंगे, 91 है, तो 7 एकम 7, 7 एकम 7, यहाँ पे 2 बचे और यहाँ पे 2 बचे, तो 7 त्रिक 21, यानी यहाँ पे भी 13 हो गए। अब देखिए जब पहले 13 7 से नहीं कटा तो अब क्या कटेगा, बात तो वही है, तो अब कौन सी विषम संख्या, देखिए 11 दूना 22 हो जाएगा, यानी कि विषम संख्या ही से कटेगा और 13 स्वयं से ही कटेगा, तो 13 जब स्वयं से कटेगा तो 13 से हम काटते हैं इसको, 1 है तो यहाँ पे 1 हो जाएगा, 13 एकम 13 और 13 एकम 13, तो इस तरह से सब कहीं देखिए 1 1 1 आ गया। अब आपको जो निकल कर जो नंबर निकल कर आए हैं यानी कि लासा
लासा बराबर हो जाता है, कितना हो जाता है, तो 2 × 5 × 7 और आपका 13 हो जाता है। यही तो आया है ना निकल कर, 13 हो जाता है। अब देखिए क्या करते हैं, 2 पंजे 10 और 10 सते कितना हो जाता है, तो 70 हो जाता है। 10 सते 70 हो जाता है गुणा 13। अब इसको गुणा कर लेते हैं, 70 और 13 को जब हम गुणा करेंगे, इधर कर लेते हैं, 70 और 13 को गुणा करेंगे तो 3 0 में 0 और 3 सते 21, आपका ये निकल कर आया। फिर 1 0 में 0 और 1 सत्ते 7, यानी 0 1 और यहां पे आपका हो जाता है 2 और 7 9, यानी कि 910। 910 आप देख लेते हैं क्या 910 कहीं पे है ऑप्शन में, यानी कि सा ऑप्शन आपका राइट हो जाता है। क्वेश्चन है, दो असमान परिमेय संख्याओं के बीच परिमेय संख्याएं होती हैं। ये आप बहुत अच्छे से जान चुके हैं क्योंकि कई बार इस पर डिस्कस कर चुके हैं कि आप कितनी भी परिमेय संख्याएं ले सकते हैं, ठीक है ना। जब कितनी भी परिमेय संख्याएं ले सकते हैं तो इसका आंसर क्या होगा, 10 20 111 या अनंत। तो कितनी भी का मतलब क्या है, अनगिनत, इन्फिनाइट, अनंत, यानी कि द ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। उसके बाद है 3 + 2 × 7 का मान होगा, 3 × 7 - 2 × 7 ये हो जाएगा, या 3 × 7 + 2 × 7 हो जाएगा, या 3 आपका हो जाएगा 7 + 2 या 3 + 2 × 7 कौन सा हो जाएगा। तो इसको हम समझ लेते हैं। इसमें क्या करना होता है, जो भी ब्रैकेट के बाहर मान दिया होता है, देखिए ये जो मान आपका दिए हुए हैं ये ब्रैकेट के बाहर दिए हुए हैं, और क्या होता है जब ब्रैकेट खुलता है तो उस पद का गुणा अंदर जितने भी पद होते हैं, जैसे इस 7 का क्या करेंगे, पहले से भाई पहली संख्या फिर दूसरी संख्या, तो उसमें से गुणा करना होता है, और जो संख्या जैसे अंदर जो सिंबल दिए हैं वो सिंबल तो वैसे ही लगाना रहेगा। तो यहां पे क्या है, तो 7 को पहले हम क्या करेंगे, तो 7 × 3 भाई, 7 × 3, यहां पे देखिए पहले 3 है और 7 है, यहां पे ऐसे समझ लेते हैं, जो संख्या है उसको ऐसे करते हैं, 3 है ना, 3 को 7 से, अगर ये संख्या इधर दी होती तो अलग चीज हो जाती, अलग मतलब गुणा ही करना रहता है, लेकिन 7 पहले लिख देते हैं, यहां पे हो जाता है। तो 3 × 7 ऐसे ही तो कुछ बन रहा है। फिर उसके बाद इसकी हमने गुणा कर ली, अब निशान है आपका प्लस का तो कर लिया। अब 2 को 7 बार करेंगे तो 2 × और 7, यानी देखिए इस तरह की जो इक्वेशन बन के आई वो कहां पे है, तो 3 × 7 + 2 × 7, तो आपका देखिए बा ऑप्शन में 3 × 7 + 2 × 7, यानी कि बा ऑप्शन आपका राइट हो जाता है। x - 7 और x + 9 का गुणनफल है। अब इसमें क्या करेंगे, जब ब्रैकेट खोलेंगे तो गुणा होगा। इसमें क्या करेंगे, जब ब्रैकेट खोलेंगे यानी कि ये जो आपके ब्रैकेट है इनको खोलेंगे तो इसमें गुणा होगा। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, x, क्योंकि देखिए x और x है कॉमन है तो x हम ले लेते हैं। उसके बाद आपका बचा क्या, तो x + 9, x + 9 और आपका हो जाता है माइनस, ये आपके माइनस है तो 7, और उसके बाद x + 9 हो जाते हैं। फिर आपका क्या होगा, x की गुणा की तो x² हो गया, x की जब गुणा करेंगे तो क्या 2 बार x यानी x² प्लस आपका हो जाएगा 9, और x की गुणा करेंगे है ना तो 9x हो जाएगा। उसके बाद आपका क्या हो जाएगा, माइनस यहां पे है तो माइनस लगेगा। उसके बाद 7x की गुणा करेंगे तो 7x हो जाएगा। और उसके बाद क्या करेंगे, देखिए माइनस का चिन्ह है, माइनस और प्लस, माइनस प्लस माइनस, तो यहां पे माइनस हो जाएगा। उसके बाद 7 9 63, यानी 7 9 63 यहां पे हो जाएगा। अब क्या है देखिए, x² प्लस और यहां पे 9x - 7x यानी 2x, है ना, 2x बचा, और उसके बाद -63 यानी 63 हो जाता है। ऐसा आप देख ले कहां पे है, तो x² + 2x - 63, यानी ऑप्शन आपका राइट हो जाता है। आप देख सकते हैं यहां पे x² + 2x - 63, यानी कि ऑप्शन राइट है। क्वेश्चन हो जाता है, एक त्रिभुज का क्षेत्रफल 48 वर्ग सेंटीमीटर है, उसकी ऊंचाई 8 सेंटीमीटर हो, तो त्रिभुज का आधार बताना है आपको। एक त्रिभुज का क्षेत्रफल, भाई त्रिभुज है, ठीक है ना, त्रिभुज है। अब इसमें क्या करना है, त्रिभुज का क्षेत्रफल जो है, एरिया जो है वो कितना है, वो 48 वर्ग सेंटीमीटर है, ठीक है ना, वर्ग सेंटीमीटर है। यदि उसकी ऊंचाई 8 सेंटीमीटर हो, ऊंचाई कितनी दिए हैं, तो ऊंचाई बराबर 8 सेंटीमीटर, तो त्रिभुज का आधार, तो आधार पूछ रहे हैं तो यहां पे कर लेते हैं। तो सबसे पहले जो सूत्र है उसकी बात कर लेते हैं। सूत्र क्या लगेगा, क्षेत्रफल बराबर 1/2 गुणे आधार और गुणे ऊंचाई, आधार गुणे ऊंचाई, यही तो होता है ना। तो आपका हो जाएगा, क्षेत्रफल आपको कितना दिए हैं, देखिए क्षेत्रफल आपका 48 दिए हैं, तो क्षेत्रफल की जगह पे आपका 48 हो जाएगा बटे 1/2 हो जाएगा, वो तो आपका रहेगा ही। अब यहाँ पे आधार कुछ भी नहीं दिए हुए क्योंकि आधार ही कह रहे हैं ना निकालने के लिए, तो आप आधार लिख लेंगे, और गुणे में क्या है,
गुणे में देखिए आधार ऊंचाई कितनी है, तो ऊंचाई आपकी 8 सेंटीमीटर हो जाती है। इस तरह से आपका हो गया। अब देखिए यहाँ पे 2 से 2 को यानी 2 एकम 2 2 चक्कू 8, यहाँ पे इतना बच्चा आपका, ठीक है ना। अब क्या करेंगे, यहाँ पे आपका 48 है, तो हम यानी आधार निकालना है, तो यहाँ पे आधार कर लेंगे, जो निकालना होता है उसको फिर लिखते हैं ना, फिर जो बराबर के इधर होता है फिर बराबर के उधर ले जाते हैं, तो ये आपका क्या हो जाएगा 4 48 और आपका क्या हो जाएगा बटे 4, यही तो बचा ना, तो बटे 4। अब इसको काट देते हैं, 4 एकम 4 4 एकम 4 4 दूना 8, यानी कि 12 सेंटीमीटर, यानी कि क्या हुआ तो 12 सेंटीमीटर। अब आप देख लें 12 सेंटीमीटर कहां पे है, तो आपका ए ऑप्शन यानी आ ऑप्शन जो है वो राइट हो जाता है, देखिए 12 सेंटीमीटर। उसके बाद क्वेश्चन आपका हो जाता है लास्ट सेकंड क्वेश्चन, यह है परिमेय संख्या -4/9 से छोटी परिमेय संख्या होगी। तो अब आप सबसे पहले इसमें क्या करेंगे, छोटी संख्या यानी कि माइनस में क्या होता है, जैसे फिर से एक बार ये चीज समझ लेते हैं, जैसे 1 हो जाता है, 2 हो जाते हैं, 3 हो जाता है, 4 हो जाता है, 5 हो जाता है, और इधर -1 -2 -3 -4, तो जो ये आपका 1 है और ये 1 है, इससे ये छोटा होता है क्योंकि ऋण जो है वो छोटा होता है, लेकिन इधर ये संख्या छोटी है, लेकिन ये इधर संख्या बड़ी हो जाती है। क्यों बड़ी हो जाती है, क्योंकि जितना कम आप ऋण लेंगे उतना अच्छा होगा, ऐसे आप समझ लें सिंपल भाषा में, जितना कम ऋण लेंगे उतना अच्छा है। और इधर का ये मसला भाई, आपने जितना जोड़ा जितना इकट्ठा किया वो अच्छा है, तो जितना बढ़ते जाएंगे वो अच्छा है। तो इस तरह से आपका ये हो जाता है। अब -4/9 से छोटी संख्या, तो छोटी संख्या आपके ऑप्शन में देखिए -1/9 है, 0.2/9 है, 4/9 है और -7/9 है। तो जितनी ज्यादा आप इधर चले जाएंगे, जैसे आपका -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8, अब आपसे पूछे -3 से छोटा तो -4, अब देखिए उल्टा चला, अगर हम आपसे पूछे 1 से बड़ा तो 2, 2 से बड़ा तो 3, ये आपकी क्या है धनात्मक, और ऋणात्मक में क्या होता है 2 से छोटा 3 होता है, -3 यानी -2 से छोटा -3 होता है, और -3 से छोटा -4 होता है। तो इस तरह से आपका जितना माइनस में जितनी बड़ी संख्या होगी वो छोटी होगी। तो यहां पे आप देखिए ये तो आपका -4 है और -1 यहां पे, यानी ये इससे बड़ी संख्या है। उसके बाद ये तो आपकी प्लस की संख्या है, तो ये तो आपकी कट ही जाएगी। ये आपकी 0.2/9 है, और देखिए हर समान है, हर यानी नीचे वाली संख्या, तो यहां पे ये 0.2 यानी ये भी छोटी है, लेकिन -4 से छोटी संख्या -7 है, क्योंकि जितनी आगे बढ़ती जाएगी संख्या वो उससे उतनी छोटी होती चली जाएगी। तो इस तरह से -7/9 आपकी हो जाती है। अब आज की सीरीज का लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 16, 32 और 64 का लासा है, 64, 32, 16 या 8। तो इसमें देख लेते हैं लासा कैसे निकालते हैं, आप लोग अच्छे से जानते हैं, अभी निकाला, कई बार निकाला है, लेकिन फिर भी हम इसको निकाल देते हैं। तो 32 और 64, ठीक है ना। अब देखिए 2 से कट जाएगा, 2 8 16 और आपका 2 एकम 2 2 छंग 12 और आपका हो जाता है 2 3 6, है ना, 2 3 6 आपका हो जाएगा, और 2 दूना 4 हो जाएगा, यानी कि 8 16 और 32 यहां पे निकल कर आते हैं। अब इसके बाद देखिए सम संख्या है, तो 2 से कटेगा, 2 चक्कू 8 आपका हो जाता है, 2 8 16 आपका हो जाता है, और 2 एकम 2 2 छंग 12 ये हो जाता है। फिर उसके बाद 2 दूना 4 2 चक्कू 8 और 2 8 16 ये हो जाता है। फिर उसके बाद आपका 2 एकम 2 2 दूना 4 और 2 चक्कू 8 हो जाता है, ठीक है ना। फिर उसके बाद आपका 2 एकम 2 ये 1 है तो 1 ही रहेगा, 2 एकम 2 2 दूना 4, यहाँ पे ये संख्या हमने लिख ली उस वाले 4 के लिए यहाँ पे। फिर उसके बाद आपका क्या होगा कि 1 2 या 1 है तो 1 तो ऐसे ही उतार लेंगे, 1 ऐसे ही उतार लेंगे, 2 एकम 2, यानी कि 2 कितनी बार आया है, 2 आपका 6 बार आया है। देखिए 2 आपका 6 बार आया है, तो हम लिख लेते हैं 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, और यहाँ पे गुणे 2 गुणे 2, यानी 2 दूना 4 दूना 8 दूनी 16 दूना 32 दूना 64, आपका इस तरह से हो जाता है, ऐसा हो जाती है, ठीक है ना। आई होप आप लोगों को सेशन अच्छा लगा होगा। और फ्रेंड्स, अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी जरूर प्रेस कर लें, जिससे कोई भी नोटिफिकेशन हो वो आप तक पहुंच सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक आप लोग अपना ख्याल रखें और स्टडी को कंटिन्यू करें। थैंक यू।